हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेन्युली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम बोर्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है ना? तो आज भी हम वही करेंगे। तो उन्हीं को करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि आपको एक रिएक्शन दी है फॉर अ रिएक्शन। बस एक रिएक्शन है A+3B गिव्स C, है ना? क्या दिया है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C is 2.5 into 10 raised to the power minus 4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये आपको दिया है। ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। ठीक है ना? फाइंड, दो चीजें हमें निकालनी है। पहला रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन हमें निकालनी है। दूसरा रेट ऑफ डिसअपेरेंस रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ बी। ठीक है ना? तो ये आपको दे रखा है, एक रिएक्शन है। ठीक है ना? एक रिएक्शन ये आपसे कब पूछा गया था? 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था हमसे। एक रिएक्शन है A+3B, क्या दे रहा है? 2C। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C उन्होंने दिया है, आपको रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ B बताना है। ठीक है ना? चलिए, तो होता क्या है, जो रेट ऑफ डिसअपेरेंस, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए, जो रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए है वो कितना हो जाएगा आपके पास? माइनस ए की कंसंट्रेशन टाइम के साथ बदल रही है, डेल्टा टी। ठीक है ना? क्या होता है? ए की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी टाइम के साथ। ठीक है ना? अच्छा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी है वो कितना हो जाएगा? -1/3 बी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है? अच्छा, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी वो हो जाएगा आपके पास +1/2 सी की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। ठीक है ना? होता क्या है कि जो खर्च हो रहा है, क्योंकि ए और बी तो रिएक्टेंट है ना, वो खर्च होंगे, डिसअपेयर होंगे, इसलिए माइनस आया। उनकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ वो खर्च हो रहे, और बन क्या रहा? सी बन रहा, वो प्लस में जाएगा। ठीक है ना? अब उन्होंने हमें क्या बोला? उसने हमें रेट ऑफ रिएक्शन बताया है ना, रेट ऑफ रिएक्शन उसने बताया हुआ, रेट ऑफ उसने रिएक्शन हमें बता रखा। होता है क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है ना, चाहे वो डिसअपेरेंस हो चाहे वो फॉर्मेशन हो, तो वो तीनों के बराबर होता है। यानी -A अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा इज इक्वल टू -1/3 B अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा इज इक्वल टू +1/2 C अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। अब उन्होंने हमें क्या दिया? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, क्या दिया था यहाँ पर? उन्होंने हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी दे रखा है ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी उन्होंने हमें दे रखा है।
ठीक है ना। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी का मतलब उन्होंने हमें क्या दे रखा है, इस रेट ऑफ फॉर्मेशन सी का मतलब उन्होंने हमें दिया है जो सी है टाइम के साथ उसकी वैल्यू है ये कितनी 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल, ठीक है, लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये उसकी वैल्यू है। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी ये उसकी वैल्यू है हमारे पास, ठीक है ना, ये उसकी वैल्यू उन्होंने हमें दे रखी है। ठीक, चलिए अब हमें सॉल्व करना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमें निकालनी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि तीनों आपस में क्या है, बराबर है ना, तीनों आपस में बराबर है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू +1/2 सी की कंसंट्रेशन अपॉन टी, ठीक है ना, सी की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, है ना, तो इक्वल टू 1/2 और सी की कंसंट्रेशन कितनी दी है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ दी है ना। तो यहाँ से रेट कितना आ जाएगा हमारे पास, रेट आ जाएगा 2 से काट लो आप, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, है ना, कितना आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है ना। अब हमें रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ बी बताना है ना, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ बी, तो यानी रेट किसके बराबर हो जाएगा, डिसअपेयर क्या होता है -1/3 इसका, अब हम ऐसे लिख सकते हैं रेट ऑफ डिसअपेरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, है ना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी हमें बताना था कितना -1/3 बी अपॉन डेल टी, है ना। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस हमको आ गया कितना, तो रेट सेम होता है 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴ आया इज इक्वल टू -1/3 बी अपॉन डेल्टा टी, है ना। तो यहाँ से क्या हम ऐसे लिख सकते हैं -b अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 3 उधर चले जाएगा, 3 5 जा 15, है ना, 3 2 जा 6 7, 3 1 जा 3, तो 3.75 इंटू 10⁻⁻⁴ हमारे पास ये आ गया, क्या, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ बी हमारे पास ये आ गया। तो ऐसे ये हमें निकालना था, आई बात समझ में, इस तरीके से आप ऐसे ये चीज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए आप।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर ट्रांजिशन मेटल used as a catalyst, है ना। कैटलिस्ट या कैटालिटिक एक्टिविटी क्यों दिखाते हैं ट्रांजिशन मेटल के जैसे, क्यों हमें दिखते हैं, है ना। ये हमें ट्रांजिशन मेटल के जैसे क्यों दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों होता है कि हमें ट्रांजिशन मेटल जो हैं वो आपके कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। तो कैटलिस्ट की तरह एक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि इनके पास मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना। मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट के बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, है ना। इनके पास एबिलिटी है कॉम्प्लेक्स बनाने की और लार्ज सरफेस एरिया है, तो इस वजह से ये क्या करते हैं, कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो आप क्या लिखोगे, बिकॉज, ठीक है ना, बिकॉज because ability to give multiple oxidation state देते हैं। दूसरा ability to form complexes, ठीक है। और तीसरा they have large surface area, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी 2020 में पूछा था, है ना। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा था कि कैट ट्रांजिशन मेटल आपके गुड कैटलिस्ट की तरह क्यों यूज होते हैं, क्योंकि उनके पास मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट देने की एबिलिटी है, उनके पास कॉम्प्लेक्स बनाने की एबिलिटी है और उनके पास लार्ज सरफेस एरिया है, इस वजह से, है ना। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए एक क्वेश्चन आ हमारे पास, जिंक इज कंपेरेटिवली a soft metal, ठीक है। आयरन एंड क्रोमियम आर टिपिकली हार्ड, आयरन एंड क्रोमियम आर टिपिकली हार्ड, ठीक है। जिंक क्या है आपके पास, एक सॉफ्ट मेटल है, आयरन एंड क्रोमियम टिपिकली हार्ड है ना। तो ऐसा क्यों है, इस तरीके से ऐसा क्यों है कि जिंक और आयरन वो है और वो बाकी हार्ड है। तो ऐसा इसलिए कि जो आयरन क्रोमियम है उनकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है उनके पास, है ना। तो उस वजह से उनके पास हार्डनेस है, ठीक है ना। जबकि जिंक के पास लो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है ना। जिंक के पास लो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, ठीक है ना। तो इस वजह से, है ना। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, हम आंसर लिखेंगे कि आयरन एंड क्रोमियम ठीक है, हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, हाई एंथैल्पी
iron and chromium have high enthalpy of atomization. Iron and chromium have high enthalpy of atomization due to presence of unpaired electron. Due to presence of unpaired electrons. Due to presence of unpaired electrons, है ना, unpaired electrons है उनके पास, ठीक है ना, therefore they are hard. ठीक है, while zinc has low enthalpy of atomization. Zinc has low enthalpy of atomization. ठीक है, due to absence of unpaired electron. ठीक है, so they are soft. So zinc is soft. चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है Ti4 is more stable. Ti4 is more stable than Ti2 or Ti3. ठीक है, जो Ti4 है ज्यादा स्टेबल है Ti3 से. ऐसा क्यों? ठीक है ना, तो अगर आप Ti की कॉन्फ़िगरेशन देखें, टाइटेनियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 22. इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप करो तो क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d2. ये आएगी, है ना, ये आएगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन. अगर हम क्या करें, Ti+4 की बात करें तो Ti+4 में क्या हो जाएगा? 1s2, ठीक है, 2s2 2p6 3s2 3p6. जो 4 इलेक्ट्रॉन थे वो चले गए यहाँ से, है ना, यहाँ से जो क्या थे, 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, है ना. Ti+4 में 4 इलेक्ट्रॉन चले गए. ठीक है ना, तो Ti4 ज्यादा स्टेबल इसलिए है. Ti4 is more stable. ठीक है ना, Ti4 क्या है आपका? Ti4 क्या है आपका? मोर स्टेबल इस वजह से है, ठीक है ना, as it acquire nearest noble gas configuration. ठीक है, after losing 4 electrons. After losing
आफ्टर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन जाने पे वो नियरेस्ट, ये आपके पास क्या है, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप इन्हें गिने 2 2 4 6 10 और 2 12 6 18, 18 क्या होता है, आर्गन होता है ना, 18 जो होता है वो आपके पास क्या होता है, AR, आर्गन होता है। तो आर्गन क्या है, आपका जो आर्गन है वो क्या है, नोबल गैस है ना, आर्गन क्या है, नोबल गैस है। तो इस वजह से ये क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, इसलिए क्या है, ज्यादा स्टेबल है। ठीक है ना, आई बात समझ में। चलो, तो इस तरीके से बच्चों हमने क्वेश्चंस किए बोर्ड के, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।